तो हमारा स्टामार्क है अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक, उसमें चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। अब सच्चाई ये है, सुनते भी रहो लिखते भी रहो, कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहली बात सर ये होते क्या हैं? तो शायद बेटा अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा इतनी सी बात तो, कि सर कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एक दूसरे के बहुत पास आते हैं तो कुछ ना कुछ जगह तो छूट ही जाती है, जिसको बोलते हैं खाली जगह या इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड। जैसे कि यहाँ पे ये लाल वाला हिस्सा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंटरस्टिशियल साइट होती है ये बड़ी छोटी होती है, और इस छोटी साइट में कौन आ सकता है? छोटे एटम्स आ सकते हैं। तो डी ब्लॉक के मेटल्स जनरली जब जो सॉलिड बनाते हैं उसमें जो खाली जगहें यानी कि इंटरस्टिशियल साइट यानी कि वॉइड छूटती है, वहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम्स आके उस क्रिस्टल लैटिस में फंस जाते हैं। और क्योंकि ये पूरी की पूरी वॉल्यूम में खाली जगह कोई नहीं बची, तो इसकी डेंसिटी अच्छी खासी हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा खासा डेंसिटी होती है किनकी? ट्रांजिशन मेटल्स की। लोहा अपन ने पकड़ा भी है, देखा भी है, होता भी है भारी, है ना। तो ये हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की सच्चाई। लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। रोमन नंबर 2 में लिखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ये स्पेलिंग सुधार दीजिएगा, STOI, ये ई लग रहा है, ये OI होगा, है ना। OICHIOMETRIC, स्टोइशियोमेट्रिक। कहने का क्या अर्थ है इसका? लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। जब आप वेनेडियम का क्रिस्टल देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें छोटी छोटी जगहों में यानी कि इंटरस्टिशियल साइड में कौन आके फंस जाता है? हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप हमने सॉलिड स्टेट में ऑब्जर्व भी किया था, अगर आप इसका एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव निकालोगे तो वेनेडियम अगर 100 जगहों में है तो हाइड्रोजन उसके प्रोपोर्शनली 56 जगहों में। तो अगर इसका रेशियो देखोगे तो ये 1:0.56 आएगा। हेलो हेलो, मतलब अच्छा, तो सर क्या ये फिक्स्ड है हमेशा? नहीं बेटा, ये जनरल नेचर में मिल रहा है। बाकी ये कहो अगर वेनेडियम का हाइड्राइड हिंदुस्तान में मिल रहा हो, पाकिस्तान में मिल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा हो, तो ये हाइड्राइड का रेशियो अलग अलग रहेगा। मतलब ये जो रेशियो है ये फिक्स नहीं है, और कभी भी ये नहीं फिक्स होता है तो ऐसे सॉलिड को क्या कहते हैं? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड। तो वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यूजुअली नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। जैसे एग्जांपल है वेनेडियम का हाइड्राइड, जिसमें आपको फिलहाल रेशियो दिख रहा है 1:0.56, एंड हैव निम्नलिखित एंड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये इनके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक भी, ये तो फैक्चुअल डेटा है, पता होने चाहिए। बेटा किसी का अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लो। और निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हाँ बेटा, क्या बोल दो बेटा। हाँ सर, एक मिनट लिख लीजिए। हाँ ठीक है, लिखते भी रहो, बस एक सेकंड पहले लिखने के पहले सुन लीजिए पहले पूरी बात। तो एक बार फिर से मैं पूरी बात कह दे रहा हूँ कि भैया डी ब्लॉक के मेटल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक अच्छाई होती है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड मेटल है, बीच में खाली जगहें बचती हैं जिसमें छोटे छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं। वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के फॉर्म में इस पृथ्वी में बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने का, फॉर्मेशन करने का उनके पास टेंडेंसी है। पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो कि डी ब्लॉक के मेटल बनाते हैं, डिफेक्ट नहीं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो डी ब्लॉक के मेटल बनाते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। जिसका एग्जांपल है वेनेडियम का हाइड्राइड, जिसका रेशियो आप देख लो 1:0.56 है। और तो और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं उनके निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या क्या सर? पहला, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं प्योर मेटल से। क्यों सर? अरे यार, मेल्टिंग पॉइंट तब ना ज़्यादा होगा जब हार्डनेस, भाई अच्छा सॉलिड बनेगा। भाई अगर नॉर्मल मेटल था तो उसकी खाली जगह में कुछ नहीं था, यहाँ पे तो खाली जगह भी खाली नहीं भरी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है पिघलेगी देर से। तो वही यहाँ पे इंग्लिश लिखी भी है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन देयर प्योर मेटल्स। दूसरा, दे आर वेरी हार्ड एंड फॉर सम द हार्डनेस अप्रोचेस डायमंड। इतने हार्ड हो जाते हैं कुछ की डायमंड जैसे हार्ड हो जाते हैं, कंपाउंड मेटल नहीं। सी, दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी एंड आर केमिकली इनर्ट। इनकी जो भी मेटालिक कंडक्टिविटी होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद भी
वो रिटेन रहती है मेटल्स की, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्शन नहीं करते ज़्यादा, जो ऐसे जैसे इनके मेटल करते हैं, इनके कंपाउंड वैसे रिएक्शन नहीं करते। और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर नाइदर टिपिकल आयनिक नॉर कोवलेंट। वही वाली बात है, हर कंपाउंड आयनिक भी होता है, कोवलेंट भी होता है, तो इनके लिए और सच्चाई है कि ना इंटायरली इनमें दोनों प्रकार के नेचर देखे जाते हैं, आयनिक भी होते हैं, कोवलेंट भी। ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कुछ याद रखने और कुछ आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब आप लिख सकते हो बेटा जी। पॉइंट क्रमांक रोमन नंबर 2। इसमें अभी किसी को दिक्कत हो तो पूछ भी सकता है। हो गया सर। हाँ सर। नेक्स्ट, अदर कैरेक्टरिस्टिक में बच्चों पांचवी विशेषता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन मेटल्स की, वो है पांचवा नाम लिखेंगे, अलॉय फॉर्मेशन। दो या दो से अधिक मेटल के मिलने से जो बनता है उसे अलॉय कहते हैं, और अलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है किनमें, ट्रांजिशन मेटल्स में। क्यों, देखते हैं। रोमन नंबर 1 लिखेंगे, एन अलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल इन वेरियस प्रोपोर्शंस। पहले इंग्लिश लिखो, हिंदी में साथ साथ बोलता जाता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। अलॉय होता है ब्लेंड ऑफ मेटल, बहुत सारे मेटल्स का ब्लेंड या मिक्सचर। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, इसे बनाया जाता है मिक्स करके, द मेटल्स इन वेरियस प्रोपोर्शन, मतलब जो मेटल से आप मिक्स कर रहे हो उनका प्रतिशत भी अगर चेंज करोगे तो अलॉय जो बनने वाला है उसकी प्रॉपर्टी बदलती जाएगी। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके, होमोजीनियस अलॉयज आर दोज इन विच एटम ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम्स ऑफ अदर मेटल्स। अब होमोजीनियस अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस अलॉय वो होते हैं कि एटम किसी एक मेटल का रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन एटम्स ऑफ अदर मेटल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेटल में कोई एक दूसरा मेटल को बोलते हैं होमोजीनियस। मिक्सचर तो होगा ही, तो दो लोग तो चाहिए ही, पर होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्मली नहीं, मतलब किसी एक में कोई दूसरा हो, कोई एक दूसरा, दो नहीं। जैसे गोल्ड में कॉपर डाल दिया। हेलो, such alloys are formed by atoms with metallic radii that are 15% of each other, that are within, ये कटा नहीं है, नीचे लिखा है, that are within 15% of each other। मतलब कह रहा है कि होमोजीनियस अलॉय यानी कि डी ब्लॉक के जो अलॉयज होते हैं इन जनरल होमोजीनियस ही होते हैं। और होमोजीनियस अलॉयज कैसे बनते हैं? जब किसी एक मेटल के एटम्स में कोई एक दूसरा पर्टिकुलर एटम, मेटल का एटम आ जाए, मतलब आसान शब्दों में किसी एक मेटल में कोई दूसरे मेटल को मिक्स कर दिया जाए तो जो बनेगा वो अलॉय होगा। लेकिन बोला जा रहा है जो तुम दो मेटल्स को मिक्स करोगे ना, वो दो मेटल्स को जब आप मिक्स करोगे तो वो ऐसे दो मेटल होने चाहिए जिनका रेडियस 15% से डिफर करता हो। मतलब अगर एक का डाया है 100 पिकोमीटर तो दूसरे का जो डाया होना चाहिए वो 85 से 100 के बीच में होना चाहिए। हेलो, हेलो, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं। हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और एक्चुअल सच्चाई है बेटा कि डी ब्लॉक इसीलिए ऐसे इतना ज़्यादा अलॉय फॉर्मेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए इतना ज़्यादा अलॉय फॉर्मेशन करने की योग्यता रखते हैं क्योंकि आपने अगर इसका एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड देखा हो तो बेटा इनके बीच के लगभग लोगों के साइज़ क्या होते हैं? बराबर। तो कभी भी किसी भी मेटल का अलॉय बनाना है तो उसको अपने कैसे मेटल पकड़ने पड़ेंगे जो उसका लगभग साइज के बराबर हो। 15% का फर्क मतलब लगभग बराबर। हेलो, और डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड तो साइज सर घटता बढ़ता है। एक्चुअली डी ब्लॉक के ही ऐसे हैं जिनका साइज लगभग, तो 15% के जो रेंज है ना वो इन्हीं लोग सेटिस्फाई कर पाते हैं, इसलिए इन्हीं लोग अलॉय बना भी पाते हैं। हेलो, हेलो, चलो नेक्स्ट, रोमन नंबर 2 लिखेंगे अलॉय फॉर्मेशन में। लिखेंगे बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई कॉमा, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई कॉमा, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई कॉमा
ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेडली फॉर्म अलॉय विच आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वही वाली बात जो मैं आपको कह रहा था, इसने साधारण आसान शब्दों में लिख भी दी है कि क्योंकि सिमिलर रेडियस होते हैं इनके, तो इसीलिए ये रेडली फॉर्म, इसलिए इतने ज़्यादा अलॉय बनाते हैं। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहा है, जो कि हार्ड होते हैं और जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। हेलो, ऑब्वियस बात है, जब इनके पेरेंट के ही हार्ड थे तो दो से अधिक मिल के बनाएंगे तो और हार्ड बनाएंगे। बट ये जानकारी अब, बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन देयर इंडिविजुअल मेटल्स। अब यहां पे आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ऐसा नहीं था। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन यहां पे क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट है, इसलिए रैंडमनेस कभी अच्छी हो कभी ना हो, तो इसीलिए क्योंकि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रैंडमली मिक्सड होता है, तो इसीलिए, खैर ये तो फैक्चुअल बात है, तो लेकिन फिर भी मैं रिलेट करा रहा हूं कि क्योंकि रैंडम होता है इसलिए अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट अपने पेरेंट के मेल्टिंग पॉइंट से, इसीलिए अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट उनके पेरेंट के मेल्टिंग पॉइंट से कम रहता है। हेलो, रोमन नंबर 3 लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज। अब अलॉयज के कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए। अलॉयज के एग्जाम्पल में बच्चों लिखेंगे सबसे पहले स्मॉल ए, ब्रास कॉपर और जिंक का होता है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का होता है, और सी क्रोमियम वेनेडियम मोलिब्डेनम मैंगनीज एंड कॉपर आर यूज फॉर प्रोडक्ट ऑफ वैरायटी ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये तीन बातें। ब्रास ब्रॉन्ज, ये तो बहुत ही आसान है, बोर्ड के हिसाब से भी याद होना चाहिए, ये अच्छी बात है कि कॉपर वेनेडियम मोलिब्डेनम मैंगनीज और एंड कॉपर are used for product of variety of stainless steel। स्टेनलेस स्टील में ऑब्वियसली, अब स्टील मतलब आयरन का एक प्रॉपर प्रोसेस्ड वर्जन लोहे का, लेकिन उसमें भी उसको स्टेनलेस बनाने में बहुत सारे और मेटल्स का योगदान है जो कि निम्नलिखित है, जो कि लिस्टेड है। कुछ और भी है एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें जेई डाल देना बच्चों, ये आपको बोर्ड्स के लिए पता नहीं भी होने चाहिए। सी तक लिख लो, भले इन दोनों को भी लिख लो, लेकिन जेई डाल देना। एक है जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक और निकल, और एक है गन मेटल जो कि कॉपर जिंक और टिन, पर इसमें जेई डाल देना, बोर्ड के लिए ना पता हो चलेगा। लिखो तो हाँ बोलो। तो अब हमारी पढ़ाई है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में जो कि ट्रांजिशन मेटल को मिला के बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को तो सर हम ऐसे पढ़ते थे, कंपाउंड का नाम लिखते थे, फिर उसके बारे में जानकारी भी। तो आप ये इंट्रोडक्टरी इंग्लिश बता रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि कुछ जनरलाइज्ड बातें हैं कंपाउंड्स के बारे में, उसी को लिख रहे हैं, आप लिख भी रहो सुनते भी रहो। क्या लिख रहे हैं हम कह रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल जब ऑक्साइड्स बनाता है या ऑक्सीजन के साथ एनायंस बनाता है। सर ऑक्सो एनायंस अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा शायद अभी आप देखेंगे भी, जैसे या कुछ जानते भी होंगे, पर मैंगनेट आयन क्या होता है? पर मैंगनेट आयन MnO4-, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा फेमस है। ये एक्चुअली ऑक्सीजन से बना हुआ एनायन है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड भी बनाता है और ऑक्सो एनायंस भी बनाता है, जो कि बड़े इंडस्ट्रियली भी बड़े इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप भाई डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-, तो ये भी ऑक्सो एनायन ही है, ऑक्साइड तो नहीं है, क्योंकि ऑक्साइड तो न्यूट्रल होता है। तो वही ये कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल जब भी ऑक्साइड या ऑक्सो एनायन बनाते हैं तो उनका जो चरित्र होता है ना, वो जनरली क्या होता है? आयनिक। लेकिन तब ज़्यादा आयनिक होता है जब इनका जो मेटल है जिनके साथ ये काम कर रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लोअर हो। क्यों सर? क्योंकि ये आपको अगेन पता है सर, मेटल अगर किसी भी नॉन मेटल या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना है तो आयनिक ही बनाएगा, लेकिन आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए लगता है फजानसोल, जो कहता है कैटायन का जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। वैसे ही मेटल का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर, तो जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा आयनिक। हेलो यस सर। हेलो, चलो ये बात समझ में आती है फिर सबको कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर होगा तो कोवेलेंट हो जाएंगे सर, तो कम होगा तो आयनिक रहेंगे सर, मोर और लेस। ठीक है, तो जनरली आयनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हटा दूं, आगे बढ़े? रुक रहा है कोई?
नहीं रोक रहा। इंट्रोडक्टरी इंग्लिश अभी ख़त्म नहीं हुई बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके शुरू में ही लिखेंगे, वही वाली बात जो फजान सूर मैंने बोला, लिखा भी होगा कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज, कॉमा आयनिक, कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ पे, कॉमा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज वाइल कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फजान सूर, वही वाली ऊपर वाली बात जो मैंने कही है वो लिखवा भी थी। तो एक जनरलाइज बात हो गई पहले इंट्रोडक्टरी इंग्लिश में। अभी इंट्रोडक्टरी इंग्लिश अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, पर पहले इतना लिखो तो हम फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे। लिखेंगे तो ऑल्सो, कॉमा हायर ऑक्साइड हैव प्रीडोमिनेंट एसिडिक नेचर एंड रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट। पहले लिख लो, बाकी मैं समझाता भी चलता हूँ। फजान स्टूल का ही आगे की कहानी को बढ़ा रहा हूँ, बच्चे भूलते हैं इसलिए फिर से लिखवा भी रहा हूँ। अब क्या कह रहा है ये भाई, आप जानते भी हो कि कभी भी कोई भी कंपाउंड बना है, कोई मैं कहता हूँ ऑक्साइड है, एनायन है, ऑक्सो एसिड है, कोई भी कंपाउंड है, वो कंपाउंड में जो मेटल इस्तेमाल हुआ है वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा बेटा, ज़्यादा प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हेलो हेलो, Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन गेन करने का चरित्र क्या कहलाता है? एसिडिक नेचर। हेलो, Yes, sir. तो कभी भी कोई ऑक्साइड अगर बना रहा है मेटल, और उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रीडोमिनेंटली एसिडिक होगा। और रिलेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो प्लस ज़्यादा है, मेटल में अगर ज़्यादा प्लस होगा तो कोवेलेंट चरित्र ज़्यादा होगा, कोवेलेंट चरित्र ज़्यादा होगा तो आयनिक कम होगा, कम होगा। और कोवेलेंट ज़्यादा आयनिक कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। हेलो, हाँ सर। इस बच्चे ने थोड़ा सा ये अच्छे से फोटो नहीं बनाई, ये फोटो मैं बना देता हूँ। कोवेलेंट ज़्यादा, इसका मतलब आयनिक कम, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट Meeting. कम। समझ रहे हो? आपको फोटो ऐसे बनानी चाहिए। हेलो, Yes, sir. हाँ, ये फोटो बोर्ड में बना के ना होगे आपके समझने के लिए कि भाई अब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट ज़्यादा होगा, कोवेलेंट ज़्यादा, आयनिक कम होगा, आयनिक कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो वही लिखा है, रिलेटिवली उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। हाँ, क्या बेटा? Reaction लिखनी है ये वाली। ये रिएक्शन थोड़ी है बेटा, ये तो एक ऐसा ट्रेंड बस लिखा है। नीचे की पूछ रहे हो? नहीं सर, एग्जाम्पल में नंबर, रोमन नंबर 1 लिखा। नहीं बेटा, वहाँ तक तो नेक्स्ट लाइन से डाल देंगे बच्चों एग्जाम्पल रोमन नंबर 1। क्या है रोमन नंबर 1? पहली बात कह रहा है जो Mn2O7 इन वाटर फॉर्म्स HMNO4, ये सब जानकारियाँ हैं बेटा एग्जाम्पल के रूप में। अब डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड को पानी में डाला तो एसिड भी बन गया। तो खुद बताओ बनना चाहिए था कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि हमको पता अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो ऐसा ऑक्साइड का चरित्र प्रीडोमिनेंटली एसिडिक होगा। ऊपर लिखा है, ये उस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया कि एसिडिक ऑक्साइड है। वैसे ही कह रहा है CrO3 इन वाटर फॉर्म्स H2CrO4, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों? देखो पानी जाके एसिड बना रहा है। आप बताओ एसिडिक ऑक्साइड होना चाहिए? हाँ, क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सर +6। हेलो, तो कोई भी जब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो प्रीडोमिनेंटली एसिडिक होगा, दिख भी रहा है एग्जाम्पल से। हेलो, रोमन नंबर 3, V2O5 is powerful, is however amphoteric and hence react with acid as well as base to form VO4 plus and VO4 3 minus respectively। अब ये बेटा एक पॉइंट ब्लैंक जानकारी है। कैसे सर? बेटा वेनेडियम के आउटर मोशन में 5 होते हैं, 4s और 3d मिला के। ये भले +5 में स्टेट में है, लेकिन ये जानकारी है कि वेनेडियम इज हाउएवर एम्फोटेरिक, इसलिए एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन तो छोड़ो, मैं ये भी बता रहा हूँ कि रिएक्ट करके खुद किस रूप में बदलता है। तो किस रूप में बदलता है? VO4 प्लस और VO4 3 माइनस। हेलो, हाँ सर। तो ये आपको NCERT की जानकारी है बेटा, ये वाली बात। लेकिन इसमें रोमन नंबर 3 वाली बात में आप JEE भी डाल सकते हो। ये NCERT में ज़रूर है, पर मैं बोर्ड्स के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक बात मानता हूँ इसको। लिखो तो हाँ बोलो।
इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई शुरू होती है। अभी तो इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखी, अब सबसे पहला कंपाउंड जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो है कैपिटल ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। पोटेशियम सबको पता है K+ आयन होता है, और डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2-। दिख भी रहा है उसका साथ कंपाउंड बना हुआ K2Cr2O7। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। बहुत ज़रूरी रिएक्शन है बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ईमानदारी से सुनिए और अच्छे से लिखिए, साफ़ सुथरा। इस बच्चे ने तो फिर भी काफ़ी गंदगी की हुई है, आप साफ साफ करने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे पहले बनता कैसे है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। बल्कि आप सिर्फ डाइक्रोमेट मत लिखो, आप लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इनफैक्ट आप लिखो K2Cr2O7 इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम किस ओर से, किस ओर से, क्रोमाइट ओर से। किस पत्थर से बनता है, ओर का मतलब होता है पत्थर, जिस पत्थर में वो कंपाउंड फ्री नेचर में पाया जाता है। हाँ, इसकी इंडस्ट्रिंग, इसकी मशीनिंग होती है तब जाके बनता है। उस मशीनिंग में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, केमिकल चेंजेस भी आते हैं, फिर बनता होगा K2Cr2O7। पर हाँ, वो जिस पत्थर से काम शुरू करना उसे हम ओर कहते हैं, वो ओर कहलाती है क्रोमाइट, और जिसका फॉर्मूला होता है ये Fe का F इसने स्मॉल बनाया हुआ है बेटा, आप लोग ढंग से बनाइएगा, FeCr2O4। हेलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला है FeCr2O4। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, क्रोमाइट ओर इज ट्रीटेड विथ सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। फ्री लिखने की जरूरत नहीं है, इन एक्सेस ऑफ एयर लिखने की जरूरत है। इन एक्सेस ऑफ एयर लिखें तो हाँ बोले। चलो मैं भी बोलता ही चलता हूँ, रिएक्शन में दिखाता चलता हूँ। देखो, क्रोमाइट और क्या है, FeCr2O4। इसका रिएक्शन कराने हम सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 का इस्तेमाल कर सकते हो या K2CO3 का इस्तेमाल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। और साथ में खूब सारी ऑक्सीजन। इससे होगा क्या, सोडियम का किया है तो यहाँ सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम का किया होता तो पोटेशियम आ जाता। क्या बन जाता, बन जाता K होता तो K, Na है तो Na2CrO4, इसको कहेंगे सोडियम क्रोमेट। अभी डाइक्रोमेट नहीं बना, अभी सोडियम क्रोमेट बना है। तो क्रोमेट आयन क्या होगा बच्चों, CrO4 2-। तो ये बना सोडियम क्रोमेट। और ये सोडियम क्रोमेट के बारे में जानकारी भी दी है कि ये चलो पहले इतना लिखो फिर मैं बता रहा हूँ। नीचे भी नहीं दिख रहा है, पहले इसको देखो फिर बता। हो गया सर। चलो, कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा। अब बच्चों यहाँ जो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए। अगर आप रिएक्शन देखोगे ना बेटा, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने पूरे प्रोडक्ट्स लिखे नहीं है। ये जो सोडियम क्रोमेट बना, सबसे पहले तो इसमें आप कलर लिख लो। ये कैसे रंग का होता है बेटा, येलो कलर। ये कैसे रंग का होता है, येलो कलर का। कौन येलो कलर का होता है, सोडियम क्रोमेट। इसके साथ, हाँ, इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, CO2 और Fe2O3। Fe2O3 का नाम लिखा है फेरिक ऑक्साइड, पता भी होगा, पर खैर यहाँ पे आपको दिख गया कि सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ हम क्रोमाइट ओर में जो क्रोमियम है जो कि +3 स्टेट में, उसको ऑक्सीडाइज करके हम सोडियम क्रोमेट में बदलते हैं, जिसमें क्रोमियम +6 के स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ से बन गया सबसे पहले सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट जो बना उसका रंग था येलो।
आगे बढ़ते हैं। हटा दूं, हो गया सबका? यस सर। चलो, अभी भी ये इसको बनाने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसमें अभी फर्स्ट पॉइंट ही कंटिन्यूड रखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट में ही अपन पूरा, इनफैक्ट फर्स्ट पॉइंट में शायद लिखा नहीं है अपन ने अलग से, पॉइंट नंबर 1 में डाल दो बच्चों प्रिपरेशन, और उसको दूसरे पेन से बड़ा करके, कि पॉइंट नंबर 1 ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये प्रिपरेशन है, मतलब हम K2CR27 बनाने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कर दिया प्रिपरेशन, और उसमें बिना किसी 1 2 3 4 के चीज़ें लिखते चल रहे हैं। हेलो, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के पहले सबसे पहले आपने क्या किया, क्रोमाइट और लाया, उसको सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर लिया, क्रोमियम +6 के स्टेट में आ गया, किस रूप में, येलो कलर के सोडियम क्रोमेट के रूप में। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव सोल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr27.2H2 कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। पहले इंग्लिश लिखो, फिर मैं समझा रहा हूं क्या किया मैंने। हो गया, आगे बढ़ूं। अब सुनो, देखो, अब बड़ा अच्छा सा कहानी है बेटा, कि जो हमने क्रोमाइट और में सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डाल के उसको ऑरेंज कलर का उसको येलो कलर का कर दिया था। मैं आपको थोड़ा सा इसको फोटो से भी बताता जाता हूँ, कि मान लो एक टब था मेरा, उस टब में पहले मेरे पास येलो कलर का ताज़ा ताज़ा अभी क्या बना, सोडियम का क्रोमेट, येलो कलर का सोडियम क्रोमेट है ना। अब ये सोडियम क्रोमेट को मैंने प्रॉपर मतलब छान आन लिया कि कुछ गंदगी थी तो हट जाए, तो मेरे पास ये येलो कलर का बढ़िया साफ स्वच्छ फिल्टर्ड सोडियम क्रोमेट का सोल्यूशन है। ये सोडियम क्रोमेट के सोल्यूशन में मैंने क्या किया, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। मैंने क्या डाला, H2SO4। और जैसे ही मैंने इसमें H2SO4 डाल के इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, मैं ऑब्जर्व करूंगा ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑरेंज कलर का। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, रेड है, आप मान लो ऑरेंज है। और ये एकदम जो येलो से ऑरेंज बदलेगा, ये क्यों बदलेगा, क्योंकि अब ये जो क्रोमेट था वो बदल चुका है डाई क्रोमेट में, और ये आपको प्रॉपरली दिखेगा। येलो से ऑरेंज तो दिखेगा ना आराम से। हेलो, यस सर। सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली पानी जैसा होता है, तो पानी जैसी चीज़ येलो चीज़ में डालो और ये ऑरेंज बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सामने से दिखेगा। तो वही हमने लिखा है कि Na2Cr2O4 जो कि येलो कलर का था, उसमें H2SO4 डाला तो बन गया Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। जो Na2Cr27 है ये एक्चुअली क्रिस्टल के रूप में सेपरेट हो जाएगा, और ये क्रिस्टल क्या बनता है, Na2Cr27.2H2, जो कि ऑरेंज कलर का होता है ना। पहले सोल्यूशन फिर क्रिस्टलाइज होगा। तो हाँ बेटा, इतना लिखो पहले। अच्छा, लेस देन 1 मिनट।